हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, जिसको डिफाइन करा गया है यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे इसका मीनिंग एग्जांपल के थ्रू, इसका पर्पस, यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में इसको कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसका प्रोसीजर, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड करते हैं, इसको करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एंड में हम कवर अप करेंगे केस लो। पर अगर आप ये वीडियो एग्जाम पर्पस से देख रहे हैं तो जो जो पॉइंट मैंने स्टार्स करे हैं ना, उनको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में 5 to 6 पेज का आराम से आंसर लिख सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन सबसे पहले समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक पर्सन था राकेश, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उसने वो सेल कर दी मुस्कान को। तो अब यहाँ पे राकेश क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी की जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ना, उसको अपडेट कराएगा। कहाँ अपडेट कराएगा? वो तहसील में जाके उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराएगा। पर वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट क्यों कराएगा, इसको जानेंगे हम आगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे जो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी सेल करी है, वो तहसील में जाके अपडेट कराएगा कि भाई साहब, इस प्रॉपर्टी का पहले मैं ऑनर था, बट अब मैंने ये मुस्कान को सेल कर दी है और अब इसकी लीगल ऑनर है मुस्कान। अब समझते हैं इसको लीगल वे में। Mutation is the official process of updating land records to reflect change in the ownership or possession of a land after a transfer such as a sale, inheritance, gift और court decree। Basically mutation एक official process है जहाँ पे जो person है जिसने भी land अपनी सेल करी है, या फिर उसका inheritance हुआ है, या फिर उसको गिफ्ट में मिली है, फिर कोर्ट डिक्री के द्वारा किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी मिली है, वो उसको जाके अपडेट कराएगा। कहाँ अपडेट कराएगा? वो उसको तहसील में जाके अपडेट कराएगा, या फिर किसी रिवेन्यू ऑफिस में जाके अपडेट कराएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने सेल कर दी, या फिर ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी है, प्रॉपर्टी मुझे मिली है, अब मैं इसका लीगल ओनर हूँ। कि क्यों कराया जाता है, अब ये जानते हैं। इट इंश्योर दैट द रिवेन्यू रिकॉर्ड आर इन द नेम ऑफ द एक्चुअल लैंड होल्डर। ये इंश्योर कराता है जो भी रिवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें जो नेम है एक्चुअल लैंड होल्डर का होगा। मतलब कि यहाँ पे जो मुस्कान है वो इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल लैंड होल्डर हो गई है। इसका मेनली पर्पस क्या होता है? मेनली फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल लैंड होल्डर है ना, अब वो ही पे करेगा प्रॉपर्टी टैक्स या फिर जो भी लैंड रेवेन्यू बनता है वो। तो यहाँ पे जो राकेश है उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी थी मुस्कान को, तो मुस्कान यहाँ पे इसकी मेन ओनर कहलाएगी। मतलब कि ये इसकी ओनरशिप होल्ड करती है प्रॉपर्टी की। तो इस प्रॉपर्टी के जो भी अब बनेंगे प्रॉपर्टी टैक्स या फिर लैंड रेवेन्यू, वो सारे के सारे मुस्कान पे करेगी। तो म्यूटेशन यही बताता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को अपडेट करा दे, कहाँ? तहसील में जाके, जिससे कि उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल होल्डर है वो ही उसके आगे के जितने भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो उनको पे करेगी। अब हम जानते हैं कि इसके और क्या क्या पर्पस होते हैं। पर्पस ऑफ म्यूटेशन, सबसे पहला इसका पर्पस ये है कि जो भी अपना नया ओनर आ चुका है या फिर जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी चली गई है, उसका जो रिकॉर्ड में नाम अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए। दूसरा पर्पस इसका ये है कि जो भी पर्सन है जिसको कि हम कह सकते हैं एक्चुअल लैंड होल्डर या फिर करेक्ट पर्सन, वो ही लाइबल हो किस चीज़ के लिए? पे करने के लिए। क्या? लैंड रेवेन्यू या फिर जो भी प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो ही पर्सन पे करे जो कि उस लैंड का एक्चुअल होल्डर है। मतलब कि एक्चुअल लैंड होल्डर है या फिर जो करेक्ट पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली ओनरशिप में ओन करता है। तीसरा पर्पस इसका ये है कि जितने भी फ्यूचर डिस्प्यूट्स हैं उनसे पहले ही बचा जा सके। अगर हमारी प्रॉपर्टी पहले ही अपडेट रहेगी तो हमारे फ्यूचर डिस्प्यूट में मतलब इजीली हम उसको रिसॉल्व कर पाएंगे बेसिकली। और हमारा चौथा पर्पस ये है कि जो भी हमें मतलब फ्यूचर में लोन्स या फिर सब्सिडीज या फिर कंपनसेशंस वगैरह मिलते हैं, या फिर जितने भी अदर ऑफिशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं ना, वो सब हम उठा सके। अगर हमारी प्रॉपर्टी अपडेट रहेगी तो हम उनको दिखा सकते हैं, बेसिकली कागज़ वगैरह, और जितने भी अदर बेनिफिट्स है हम उन सबको उठा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यूपी रिवेन्यू कोड में इसको कौन कौन से सेक्शन में मेंशन करा गया है। इसको बेसिकली 3 सेक्शन में मेंशन करा गया है, सेक्शन 33, 34 और 35। सेक्शन 33 बताता है म्यूटेशन ऑफ नेम इन लैंड रिकॉर्ड्स की। कहाँ कहाँ म्यूटेशन का नेम होता है एक लैंड रिकॉर्ड में बेसिकली। 34 बताता है इसका क्या प्रोसीजर है, और 35 बताता है कि अगर हमारा म्यूटेशन हुआ है सेल के, गिफ्ट के या विल के थ्रू, तो उसका क्या कैसे मतलब बेसिकली क्या क्या मोड होते हैं, किस तरीके का उसका प्रोसीजर होता है। वो पहला इसमें नेम वगैरह बताया गया, दूसरा इसका प्रोसीजर बताया गया, और तीसरा इसके अलग अलग मोड्स का बताया गया कि अगर सेल के थ्रू मिलती है, गिफ्ट के थ्रू मिलती है या फिर विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको क्या करना है। तो 33 नेम, 34 प्रोसीजर, 35 आपका वेरियस मोड्स।
अब हम जानते हैं कि कब कब हमें म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे केसेस में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। पहला केस है जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करा रहे हैं, तब हमें अपडेट कराना है। जब किसी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस केस होता है, तब हमें अपडेट कराना है। गिफ्ट है, विल है, अपडेट कराना है। पार्टीशन है, कोर्ट की डिक्री आ गई है, अपडेट कराना है। लीज है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सारे ही केसेस में हमें म्यूटेशन कराना पड़ेगा। वहाँ पे हमें तहसील पे जाके या फिर किसी रिवेन्यू कोर्ट में जाके अपडेट कराना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी हमने बेच दी है या फिर ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। अब हम जानते हैं म्यूटेशन के प्रोसीजर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से रेक्टिफिकेशन कर लो। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कहाँ देनी पड़ेगी? रिवेन्यू ऑफिस या फिर तहसील में जाके देनी पड़ेगी। किसके द्वारा? जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है उसके द्वारा। दूसरी चीज़ क्या होगी? हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ ही। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? ये हमारा सेल है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, सेल डीड, विल, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन सारे जिस भी डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली नीड होगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ। तीसरी चीज़ क्या होगा? उसका वेरिफिकेशन होगा। आपने जो एप्लीकेशन दी है उसका वेरिफिकेशन होगा। जो हमारा लेखपाल होगा वो साइट पे विजिट करके जाए, मतलब बेसिकली वो साइट पे विजिट करेगा और रिपोर्ट बना के आगे देगा कि हाँ भाई जो प्रॉपर्टी है, जो भी इन्होंने बोला है एप्लीकेशन वगैरह बिल्कुल सही है, इनके नाम अपडेट करा दीजिए। फोर्थ पॉइंट बोलता है हमारा नोटिस टू अदर इंटरेस्टेड पार्टी। हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी में किसी और पार्टी का इंटरेस्ट हो, तो उस पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ये बेसिकली ऑप्शनल है। हो सकता है किसी पार्टी का इंटरेस्ट हो, किसी का नहीं हो, तो ये आपके केस में हो सकता है या फिर नहीं भी। इसके बाद क्या होगा? अगर किसी पार्टी का हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो, तो उसकी हियरिंग्स होगी और उसका ऑर्डर वगैरह आएगा तहसीलदार के द्वारा। और अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो आगे आ जाइए। फिर क्या होगा? हमारा एंट्री होगी। एंट्री किसकी होगी? रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एंट्री होगी उस पर्सन की जिसने वो प्रॉपर्टी ले ली है या फिर जिसको प्रॉपर्टी दे दी गई है, उसका नाम अपडेट करा दिया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा, और कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हुआ उसको रिसॉल्व किया जाएगा और उसके बाद उसको अपडेट करा दिया जाएगा। तो ये हमने जाना इसका प्रोसीजर। सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ हमारे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स चले गए। अब इसके बाद क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन लेखपाल के द्वारा होगा। अगर वेरिफिकेशन के दौरान उसको लगता है कि कोई और पार्टी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तो वो उसको एक नोटिस भेज देगा। नोटिस चला गया, पार्टी ने कहा कि हाँ भाई सुनो अब हमारी बात, तो फिर उसकी हीयरिंग वगैरह होएगी, उसके लिए ऑर्डर्स वगैरह आएंगे। क्या करेगा? कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। और ऐसी चीज़ नहीं होती है या फिर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? एंट्री होगी। किसकी होगी? जो भी प्रॉपर्टी है उसमें जो भी जिसके नाम गई है उसको अपडेट कराया जाएगा, उसका नाम वगैरह। एंट्री होगी, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुरंत हो जाएगा, ऑब्जेक्शन है तो उसको रिसॉल्व करा जाएगा और फिर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड। अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोसीजर, जिसमें सेकंड पॉइंट था सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे ये यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले तो हमें म्यूटेशन की एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि भाई हमारी एक प्रॉपर्टी थी, हमने वो सेल कर दी, अब इसका नाम अपडेट करा दीजिए जिससे वो प्रॉपर्टी ली है उसका बेसिकली। सेकेंड चीज़ हम क्या देंगे? कॉपी किस चीज़ की देंगे? जो भी हमारे रजिस्टर्ड डीड होंगे, विल होंगे, या फिर जो भी फर्दर सर्टिफिकेट्स वगैरह जिनकी भी नीड होगी, वो सारी की हमें कॉपी वहाँ पे एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी। थर्ड चीज़ हमें एक एफिडेविट देना पड़ेगा। फोर्थ हमें अपनी आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, बेसिकली आधार वगैरह। और क्या देना पड़ेगा? हमें अपना लैंड रिकॉर्ड देना पड़ेगा। फिफ्थ हमें क्या देना पड़ेगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि हमने पिछले पढ़ा था कि जब हमारा लेखपाल उस प्रॉपर्टी का मतलब देखता वेखता है, उसके बाद अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई और पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो ऑब्जेक्शन देगा, वो एप्लीकेशन देगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, अगर एप्लीकेबल है तो नहीं, अगर नहीं है तो हाँ। फिर आएगा हमारा डेथ सर्टिफिकेट। अगर कि भाई अगर ये वाला केस है तो डेथ सर्टिफिकेट है, अदर केस है तो अदर डॉक्यूमेंट्स है। तो बेसिकली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे एप्लीकेशन, कॉपीज़, एफिडेविट, आईडी प्रूफ वगैरह चाहिए। और इसके बाद आपका क्या होगा? हमारा लेखपाल जाएगा, उस प्रॉपर्टी को देखेगा, बताएगा कि भाई हाँ वो प्रॉपर्टी सही है, अपडेट करा दीजिए उनके नाम, तो फिर वो प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी। अब हम जानते हैं की पॉइंट्स ये बोलते हैं जो हमारा म्यूटेशन है वो सबसे पहले तो कोई भी ओनरशिप को प्रूव नहीं करता। इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके पोजीशन में है, जिसके थ्रू हमारा रिवेन्यू ऑफिस या फिर रिवेन्यू लायबिलिटीज़ अराइज होती है और वो पर्सन उस रिवेन्यू लायबिलिटीज़ को पे करता है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे ये बोली गई है, जो हमारा म्यूटेशन है अगर हम इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं, इसके थ्रू हम बच जाएंगे किस चीज़ से? लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे।
आएंगे, लाइक जो हमारी रिवेन्यू लायबिलिटीज़ है हमारे ऊपर नहीं आएगी। जो उसका ओनर होगा, जो बेसिकली उसको पजेस करेगा, जो भी उस ओनर को अपने अंदर पोजेशन में करके रखेगा, वो ही उस प्रॉपर्टी की लायबिलिटीज़ वगैरह जो कि हमारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है वो पे करेगा। तो ये 2 की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसके केस लॉ की। पहला केस है हमारा बलवंत कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें हेल्ड कराया गया था जो हमारा म्यूटेशन है वो एक फिजिकल एंट्री है। यहाँ पे ये नहीं बताता कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसका टाइटल कौन ओन करता है, बेसिकली कौन उसका ओनर है, कौन उसकी ओनरशिप ओन करता है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि जो वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है उसको कौन पोजेस करता है, कौन उस प्रॉपर्टी का लैंड रिवेन्यू पे करेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था ये एक फिजिकल एंट्री है। यहाँ पे हम ये नहीं बात कर रहे कि इसका ओनरशिप कौन लेके बैठा है, यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये लैंड वगैरह इस पर्सन के पोजेशन में आ चुकी है। अब इस प्रॉपर्टी का जितना भी लैंड रिवेन्यू बनता है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बनता है वो ये पर्सन पे करेगा। दूसरा केस है हमारा जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 का। इसमें ये हेल्ड करा गया था जो हमारा रिवेन्यू एंट्रीज है, मतलब कि हमारा म्यूटेशंस वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑनरशिप का। जो कोर्ट है हमारा वो रिलाई सोली नहीं करेगा म्यूटेशन के बेसिस पे कि क्या क्या प्रॉपर्टी के राइट है, किसको प्रॉपर्टी के कितने राइट्स मिलने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रिवेन्यू क्या कहते हैं जो रिवेन्यू ऑफिसर्स है वो यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट आके ये रिलाई सोली नहीं कर सकता कि जो प्रॉपर्टी के राइट्स है वो बांट रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये कोई ओनरशिप को प्रूव नहीं देता, ये बस ये बताता है कि कोई प्रॉपर्टी है वो किसी के पोजेशन में है। अब जो वो प्रॉपर्टी जिसके पोजेशन में है वो पर्सन उस प्रॉपर्टी के लैंड रिवेन्यूज या फिर क्या कहते हैं टैक्स वगैरह पे करेगा। ये था हमारा म्यूटेशन के बारे में।